हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में देखिएगा, हम डिटेल में समझाएंगे भी आप लोग को, ताकि इससे संबंधित कोई और भी सवाल पूछे तो वो छूटे ना एग्जाम में। देखिए एग्जाम सामने है, अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी वही मौका है जिसमें आप पढ़ के अच्छा से मार्क्स ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जितने सारे विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सुन लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आसान भी है, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी है, कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल भी है, तो सभी को देखिएगा और समझिएगा हाँ इसका आंसर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, धमाका मचाते हैं। देखिए सबसे पहला क्या सवाल है, बहुत आसान सवाल है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कौन सा दर्पण है जिनका फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कि द फोकल लेंथ ऑफ व्हिच मिरर इज टेकन एट नेगेटिव, दैट इज कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण ही वह दर्पण है जिनका फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल दर्पण का प्लस में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए अवतल दर्पण की क्षमता भी माइनस में होती है, ठीक है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? लेंस की फोकस दूरी एफ में और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, एफ इक्वल टू r/2 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कैसे होता है, मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, कोई भी दर्पण आप लीजिएगा वही होगा। यहाँ पर फोकस होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आर होता है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, देखिए आर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दो गो एफ मिलेगा तब जाके एगो आर होगा ना, मतलब एफ जो है वो आर का आधा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है आप लोग का, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? व्हिच मीडियम ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा सघन माध्यम है उसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपवर्तनांक होगा, यानी कि जिसमें प्रकाश स्लोली इंटर कर पाएगा, मुश्किल से इंटर कर पाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हीरा, ठीक है। हीरे का यहाँ पर अपवर्तनांक सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डायमंड, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, डायमंड। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत 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 आसान सवाल, आप लोग जुबानी मुँह जुबानी होगा बिल्कुल, फिर भी हम बोल देते हैं 25 सेंटीमीटर होता है सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, ठीक है। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, उससे सामने अगर रख दे तो आंखों में यहाँ पर तनाव पड़ता है, ठीक है। हाँ 25 सेंटीमीटर दूर भी, निकटतम बिंदु बोला मतलब क्या, स्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी रखें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देख लीजिए, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं दोस्त? तो भैया जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस का जरूरत होता है। आप लोग घर में देखे होंगे, जो जिस निकट दृष्टि दोष मतलब जो सामने का वस्तु देख सकता है पर दूर का वस्तु को नहीं देख सकता स्पष्ट से, ठीक है। तो उनके आंखों में यानी कि जो चश्मा होता है उसमें अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस लगा जाता है। आप लोग जानते हैं, अभी हम बोले कि कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है माइनस में, इसलिए उसका क्षमता भी माइनस में होता है। तो आप किसी का पावर देख के नहीं खाली बोल सकते हैं दोस्तों कि उसमें क्या लगा है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो आपसे ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आप चश्मा पहन रहा है पूछ लीजिएगा पावर क्या है। अगर बोला -0.5 या -0.25, कुछ भी माइनस में बोला यानी कि अवतल लेंस लगाया है, उसको निकट दृष्टि दोष है। अगर किसी का प्लस में लगा है तो वो होता है उत्तल लेंस, यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। आज से पता कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभि की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द परम सत्य उत्तर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? यानी कि कली चूना का सूत्र पूछा एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। कली चूना का होता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? तो इसका होता है दोस्तों CaO होता है कली चूना का फॉर्मूला, याद रखिएगा, ठीक है। कली चूना यानी कि CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए रासायनिक सूत्र एग्जाम में आता ही आता है, तो जो मैं बता रहा हूँ उनको जरूर देख लीजिए, क्या पता इन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। सर क्या सोडा वो खाते हैं हम लोग? क्या बिल्कुल खाते हैं। जब आप लोग चॉप बनाते हैं, समोसा बनाते हैं तो उसमें डालता है उसको खस्ता बनाने के लिए ना, तो वो होता है बेकिंग सोडा, फूलने के लिए कभी कभी चीज़ों को, ठीक है, फूलने के लिए ना। तो क्या होता है वो NaHCO3 यानी कि ये वाला हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके।
कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो भैया नीले को लाल कौन करता है? जो डेंजर होता है, यानी कि अम्ल। ठीक है, जैसे मैंने से बताया डेंजर से अम्ल याद रखिएगा, अम्ल डेंजर है तो वो लाल कर देगा। तो नीले को लाल कर देता है यानी कि वो अम्ल है, तो अम्ल है यानी कि एसिड है। तो व्हिच सब्सटेंस चेंज द कलर ऑफ द लिटमस टू रेड? एसिड, अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारक है, ठीक है, उसका पीएच मान याद रखिएगा। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है 10.5। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में अगर 10 भी दे दे तो 10 भी सही हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में दोस्तों आप लोग यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। 10 बोलिए, 10.5 बोलिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ठीक है, एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग मॉडल पेपर में भी था ये सवाल। व्हिच एंजाइम ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट? तो ये दोस्तों होता है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज का काम है इमल्सीकृत वसा का पाचन करना। किसका? लाइपेज का। किसका दोस्तों? लाइपेज का काम है इमल्सीकृत वसा का पाचन करना। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए इमल्सीकृत में भी लॉ आ रहा है और लाइपेज में भी लॉ आ रहा है ना, तो इससे याद रखिएगा इमल्सीकृत मतलब लाइपेज, लॉ ऑप्शन में दिख जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा लाइपेज, तभी ना, नहीं तो लॉ से कुछ और मिल जाएगा तो उसको मार दीजिएगा। तो लाइपेज और इमल्सीकृत वसा इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो पूछा यहाँ पर। देखिए द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, तो वो दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति का होता है 120। ठीक है, 120 mm/80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती है, कितनी मेहनत से, ठीक है, धूप लेती है, मतलब सूर्य का प्रकाश लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है वातावरण से, खनिज लवण जल प्राप्त करती है मिट्टी से, ठीक है, क्लोरोफिल पत्तों से ले लेती है और खाना बनाती है। और ये स्वादिष्ट भोजन इतना जो तैयार होता है वो कौन पहुंचाता है? अब भैया पत्तियां बना लिया तो सिर्फ पत्ती को तो भोजन की जरूरत नहीं है ना। घर में मम्मी लोग खाना बनाते तो क्या मम्मी लोग अकेली खाती है? नहीं ना, सबको देती है। तो उसी प्रकार पत्तियां भोजन बनाती है, तो पौधों के, पेड़ पौधों के हर एक भाग को देना चाहिए। टहनी को दो, इस डाली को दो, उसको दो, ये कौन भेजता है? तो ये काम है दोस्तों भोजन का, फ्लोएम का। ठीक है, जो भोजन तैयार हो जाता है वो भोजन कौन उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? फ्लोएम, मतलब कह सकते हैं फ्लोएम एक कैटरर का काम करता है, यानी कि कैटरिंग का, वो भोजन को बांटता है। ठीक है, हाँ जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जल का वहन करता है, यानी कि जमीन से जल लेके वो पत्तियों को देता है, ले भाई तू खाना बना ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन में को प्रदर्शित करता है। तो 4 ऑप्शन है, गेहूं, गुलाब, धान, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कलम, मतलब आप लोग जानते हैं कलम यानी कायिक प्रवर्धन, ये गुलाब में होता है ना। गुलाब का डंठल को काट के भी लगाएंगे कलम करके तो ये लग जाता है, यानी कि रोज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रोज गुलाब। चलिए आगे देखिए, काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कालाजार दोस्तों यहाँ पर लेशमानिया नामक एक जीवाणु है। ठीक है, तो लेशमानिया के कारण यहाँ पर होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प कौन है? यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में यानी कि द्विलिंगी पुष्प होता कौन है? जिसमें आपका स्त्री केसर और पुंकेसर होता, दोनों होता है, उसे हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। समझ गए? जिसमें सिर्फ पुंकेसर या सिर्फ स्त्री केसर होता है उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। तो द्विलिंगी क्या हो गया? जिसमें स्त्री केसर भी होगा और पुंकेसर भी होगा, तो वो होता है दोस्तों क्या? गुलाब का पुष्प दोस्तों द्विलिंगी पुष्प होता है। और याद रखिएगा और एक चीज, पपीता दोस्तों जो है पपीता का एक लिंगी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुलाब का पुष्प क्या हो जाएगा? द्विलिंगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है, XX होता है, XY और XX दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा 6 क्रोमोसोम्स इन फीमेल इज क्या होता है? तो देखिए स्त्रियों की बात करें तो उसमें सिर्फ XX होता है, लेकिन हाँ पुरुषों की बात करें दोस्तों तो पुरुषों में दोनों होता है, एगो होता है XX और एगो होता है XY। ठीक है, यानी कि XX और XY दोनों होता है पुरुषों में, और स्त्रियों में क्या होता है? ओनली फॉर XX। ओके, याद रखिएगा इसको। चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग का सवाल आगे क्या देखिए, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? ठीक है, जैव निम्नकरणीय कचरा क्या है? और ये दोस्तों अंतिम सवाल है आप लोगों का, तो ध्यान से देख लीजिए। जैव निम्नकरणीय कचरा मतलब क्या? जो विघटित हो जाता है, जो मिट्टी में मिल जाता है। कहता है ना मिट्टी में मिला दूंगा,
तो कागज़ मिट्टी मिल जाता है, प्लास्टिक भैया मिट्टी में नहीं मिलता है। उसके कुछ साल बाद भी आप देखेंगे बेचारा इतना हटी है कि वैसा का वैसे ही रहेगा। प्लास्टिक मतलब गलता नहीं है, सड़ता नहीं है जल्दी से। तो ये जैव निम्नकरण का पहचान ही है। जैव निम्नकरण मतलब जो विघटित हो जाता है, जो मिट्टी में मिल जाएगा। तो टिश्यू पेपर भैया यहाँ पर आप लोग का मिट्टी में मिल जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था अंतिम सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरह का आप लोग का सीरीज चलेगा, महत्वपूर्ण सवाल लाएंगे, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जिसको आता है अच्छा है, जिसको नहीं आता है उनको तो बहुत अच्छा है, और जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो को देखिए और किस तरह के वीडियो चाहते हैं आप लोग भी कमेंट करके जरूर बोलेंगे। एग्जाम में दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, जब आप लोग देखेंगे हाँ सर ये पढ़ाए थे सर और एग्जाम में आया। तो बस पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक लीजिए जय हिंद। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं नहीं किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।